नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग सेल बायोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने जो है वो अब तक लास्ट में जो है वो लाइसोसोम पढ़ लिया था, और उसके बाद वैक्यूल्स हमने पढ़ ली थी यानी रिक्तिका। और आज जो है वो हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दोस्तों, आपके सुझाव मुझे चाहिए कि हम एक बार फिर से जैसे इस अपनी सेल बायोलॉजी पूरी हो जाए। और ये मुझे लगता है कि 10 एक दिन में पूरी कर देंगे अपन, क्योंकि एक दिन में एक ही सेल ऑर्गेनिल करा पाता हूँ, क्योंकि समय की अपनी पाबंदियां हैं और साथ में हमें भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है, जैसे पीपीटी बनानी पड़ती है। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। और आप लोगों में से कई लोगों ने बोला था सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओ, तो देखो उतना अब आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आजकल सब लोग डिजिटल ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उससे हम लोग नीचे गिरे, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी डिजिटल बोर्ड पे आके आपको पढ़ाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देनी है, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सगा सहेलियों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस प्रकार से मोटिवेशन हमको मिलता रहा, जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करवाओ। अगर ये हो गया तो उसके बाद हम लोग डिजिटल लेके आएंगे। और इस वीडियो पे 20 कम से कम 50 लाइक का टारगेट है। अगर 50 लाइक आपने करा दिए तो जल्दी जल्दी आपके वीडियो आते रहेंगे। 2 दिन से एब्सेंट रहा मैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तिगत कारण रहते हैं। चलते हैं आज की कक्षा में बिना किसी देरी के। आप लोग बहुत सारे क्या इतना ही सुन के चले जाते हो, तो भाई मुझे क्या ज़्यादा बातें करना फिर पसंद नहीं रहता है। चलते हैं भाई बिना किसी देरी के, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक एक चीज का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, लाइट हाउस, बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहले तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये बिजली घर है। बिजली घर है। पावर जो है शरीर को, वो केवल और केवल किसको, किससे मिलती है? कोशिका को मान लो, शरीर को मान लो। किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। शरीर में पावर एनर्जी किसके, एनर्जी का स्रोत कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले देखिए, इसको जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किस में खोजा था? कीड़ों की रेखित मांसपेशियों में खोजा था। कीड़ों यानी कीट, इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना। इंसेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इंसेक्ट में जो है इन्होंने सबसे पहले उसकी रेखित मांसपेशियों में जो है खोजा था, और उसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट, यानी स्ट्रिप्ड मसल में खोजा था। किसकी में? कीट की। जो है कीड़ों की जगह कीट ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे मैं कीट लिख देता हूँ। देखो मैंने स्लाइड बनाने के लिए किसी को दी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। कीट, कीटों की जो है रेखित मांसपेशियों में इन्होंने खोजा था, और कणिकाओं के, ग्रेन्युअल्स के रूप में देखा था। कणिकाओं के रूप में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, कणिकाओं के रूप में देखा। और सबसे पहले इसे क्या कह दिया? सार्कोसोम कह दिया। क्या कह दिया? सार्कोसोम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? सार्कोसोम नाम दिया था। 1880 में खोजा था। किसमें खोजा भाई? इंसेक्ट की जो है स्ट्रिप्ड मसल्स में जो है वो खोजा था। और ये फाइलम जो है ऑर्थोपोडा हुई है, फाइलम ऑर्थोपोडा। और उससे जो है वो उत्पत्ति हुई है किसकी? कीटों की। और ध्यान रखना कि सबसे पहले जो है इसको सार्कोसोम नाम किसने दिया? कोलिकर ने दिया। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ मुख्य बात क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं। कोलिकर ने जो इसको नाम दिया क्या? सार्कोसोम। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। और खोजा किसमें? कीटों की रेखित मांसपेशियों में खोजा, है ना। और फिर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में इसे क्या कह दिया? फिला कह दिया। क्या कह दिया? फिला, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, और इसे क्या कह दिया? फिला कह दिया। ध्यान रखना, फ्लेमिंग ने क्या कहा? फिला कहा। फ्लेमिंग ने क्या कहा? फिला कहा। ध्यान रखना, कोलिकर ने क्या कहा? सार्कोसोम कहा। अभी याद कर लो, यहीं पे याद कर लो, ताकि बोलो नहीं। बार बार रिपीटेशन का मतलब ये है कि यहीं इस चीज को याद कर लो। फिर अल्टमान ने क्या कहा भाई? अल्टमान ने कहा बायोप्लास्ट। क्या कहा? बायोप्लास्ट। अल्टमान ने क्या कहा? बायोप्लास्ट। सी बेंडा ने, ये इंपॉर्टेंट बात है,
इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सी बेंडा ने जो है इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ध्यान रखना, सी बेंडा ने। ध्यान रखना, सी बेंडा ने। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके सामने, हाईलाइट कर दो ब्रो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और उसके बाद एप मेविस ने जो है इसको क्या कहा? एप मेविस ने जो है इसको देखा किसमें? प्लांट सेल में देखा। एप मेविस ने प्लांट से सेल में देखा। नेम्फी नेम्फिया नामक प्लांट जो है उसमें ऑब्जर्व किया किसने? एप मेविस ने। अब ध्यान रखो, वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, कोलिकर ने सार्कोसोम, फ्लेमिंग ने फिला, अल्टमान ने बायोप्लास्ट, सी बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया, और एप मेविस ने जो है प्लांट में इसको ऑब्जर्व किया। तो इन बातों का ध्यान रख लोगे तो बहुत सारे प्रश्न तो यहीं से फैक्ट के रूप में निकल के आते हैं। अब ध्यान रखो और आगे देखिए, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल किसने कहा? बताओ। इसकी स्किफ्ट्स ने कहा, है ना। स्किफ्ट्स ने कहा क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए ये कई प्रकार के जर्मन नाम होते हैं, तो इनके बहुत सारे अलग अलग जो है वो वोकेबुलरी रहती है, अलग अलग ट्रांसलेशन रहता है। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे मत समझना कि सर ने कुछ अलग बता दिया, है ना। तो स्किफ्ट्स ने क्या कहा? इसको पावर हाउस द सेल, है ना। और इसको क्या कहा? सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर भी कहते हैं, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या कहते हैं? इसको सेंटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ जो है यहाँ पूरी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में अपन देखते हैं एडिनोसिन ट्राई पासफेट, है ना। एडिनोसिन ट्राई पासफेट बोलते हैं ना एटीपी को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको दो प्रकार से स्टेन किया जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को दो प्रकार की चीजों से स्टेन किया जाता है। एक का नाम तो है जेनस ग्रीन। क्या? जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी। और एक है अल्टमान फुक्सिन। क्या? अल्टमान अल्टमान फुक्सिन। किसके द्वारा? अल्टमान फुक्सिन और जेनस ग्रीन के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है प्यारे मित्रों। स्टेनिंग सबको पता ना, इसको स्टेन किया जाता है जेनस ग्रीन अल्टमान फुक्सिन के द्वारा। समझ में आया? फिर देखिए ये एब्सेंट किसमें रहता है? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट। एक आरबीसी, और आरबीसी भी किसकी? मानव की आरबीसी। किसकी? मानव की आरबीसी में। एक सेव ट्यूब, चालनी नलिका है जिसको बोलते हैं सेव ट्यूब। क्या? सेव ट्यूब, है ना। और ध्यान रखना इनमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है अपना क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इतनी बातें आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में और ध्यान होनी चाहिए। अब कुछ और बातें करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। इससे पहले जो है कुछ लोगों ने सिलेबस की डिमांड की थी भाई हिंदी में। मैं आपको एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि मैंने यहाँ शुरुआत की थी ना, तब वो पाठ्यक्रम मैंने हिंदी में पढ़ाया था, लेकिन मुझे क्या है कि वो पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ मिस्टेक लगी। मिस्टेक क्या लगी? उसमें जो कोशिका वाला जो पार्ट है ना, ये सेल बायोलॉजी वाला, ये मुझे लगता है कि ये उन्होंने ग्रेजुएशन में डाल रखा था, जबकि वो मैंने गलती से उसमें क्या डाल दिया? 12th लेवल में डाल दिया। तो ऐसे कुछ कुछ मिस्टेक्स है उसमें, लेकिन सिलेबस पूरा है वो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, वो पीडीएफ में डाल दूंगा, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है वो करके मैं प्रबोध क्लासेस के टेलीग्राम में जो है आज या कल में मैं डाल दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित ढंग से चलते रहिए, आचार संहिता की टेंशन मत रखिए, है ना। तो आज बात करने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैंने क्या क्या बता दिया आपको? सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बातें बता दी है। और अब बात करेंगे कुछ इसकी क्रियाविधि के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। और स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन में सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है। क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त क्या है? कोशिकांग है। क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब ध्यान रखो कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक मेम्ब्रेन तो होती है आउटर मेम्ब्रेन। क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन। और दूसरी मेम्ब्रेन जो होगी वो होगी इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों ही आउटर और इनर मेम्ब्रेन में
दोनों ही बीच में जो है एक स्पेस होता है, उसे पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। जैसे कि मान लो ये तो आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में एक स्पेस पाया गया, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ध्यान रखना। अब अपन लोग जो है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन को बारी बारी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आउटर मेम्ब्रेन की, तो दोनों में ही हम लोग डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 60 से 75 एमस्ट्रॉन्ग। कितनी? 60 से 75 एमस्ट्रॉन्ग होती है। ध्यान रखना, वैसी की वैसी ही जो है इनर मेम्ब्रेन की भी थिकनेस होती है। मोटाई की बात कर रहा हूँ, थिकनेस की बात कर रहा हूँ। 60 से 75, और इधर कितनी होती है? 60 से 75 एमस्ट्रॉन्ग है। ये ए लिख दिया मैंने गलती से, एमस्ट्रॉन्ग है ना। अब ध्यान रखो, फिर साथ में जो है फॉस्फोलिपिड की मात्रा क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा होती है। फॉस्फोलिपिड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जितने भी कोशिकांग है, सभी कोशिकांग जो है उसकी बाहरी आवरण जो है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। बस फर्क ये है कि किसी में तो फॉस्फोलिपिड ज़्यादा पाया जाएगा और किसी में पाया जाएगा भाई कम। क्या पाया जाएगा? कम। अब ध्यान रखो कि इनर मेम्ब्रेन में जो है वो फॉस्फोलिपिड कम पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड यानी कि प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन और लिपिड की लेयर है ना। फॉस्फोलिपिड जो है वो कम पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड किस में? इनर मेम्ब्रेन में कम पाया जाता है। ध्यान रखो। और साथ ही एक और बात का ध्यान रखो कि यहाँ प्रोटीन की जो है, प्रोटीन की मात्रा क्या पाई जाएगी? कम। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाएगी। मैं बात करूं, सॉरी, आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाएगी। मैं बात करूं इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाएगा। आप लोग क्या है यार, कमेंट नहीं करते हो और लाइक करके तो बिल्कुल भी नहीं जाते हो। मैं देख रहा हूँ कि 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके करिए यार, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एक दिन, कई कई बार तो क्या, 2-2 3 दिन पीपीटी बना देना, पूरा पूरा दिन निकल जाता है भाई, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। तो ध्यान रखो कि इसको सब्सक्राइब भी करो। मेहनत को जो है, जो मेहनत की कदर करता है ना, मेहनत उसकी कदर करती है। ध्यान रखना, जो किसी की मेहनत को सराहना करता है ना, आदमी की सराहना होती है हमेशा। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, आज आगे बात करूं कि यहाँ जो है फोस्फोटिडिल कोलिन की मात्रा अधिक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? फोस्फोटिडिल कोलिन की मात्रा पाई जाएगी। मैं बात करूं इसको क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो, कमेंट करके बताओ। मैंने इसके पहले आपको बता दिया इसको और क्या बोलते हैं। ध्यान रखो, इसको और क्या बोलते हैं ये ध्यान रखो, और ये मुझे बताओ कमेंट करके अभी के अभी। देखता हूँ कि आप में से कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। अगर वीडियो देख रहे हो ना तो इसको बताना कि फोस्फोटिडिल कोलिन को और क्या बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, फोस्फोटिडिल सेरीन, और इसमें क्या पाया जाता है? कार्डियोलिपिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इधर तो क्या पाई जाती है आउटर मेम्ब्रेन, तो फोस्फोटिडिल कोलिन की मात्रा, और इधर जो है इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फोटिडिल सेरीन और कार्डियोलिपिन की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। आपको बता दूं कि 2-3 दिन में आपका एक टेस्ट होने वाला है। मैं गूगल ड्राइव की, सॉरी, गूगल टेस्ट की लिंक जो है आपको अपने इसमें कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, जाके टेस्ट दे दो। एक टेस्ट पहले मैंने डाल रखा है, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं और इसकी स्ट्रक्चर से समझते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। उससे पहले कुछ बातें। देखिए, इनर मेम्ब्रेन में जो है कार्डियोलिपिन की अधिकता पाई जाती है, मैंने बताया आपको। और उसके कारण क्या है, एनएडीएच के लिए ये क्या हो जाता है? इम्प्रीमिएबल हो जाता है, यानी अपारगम्य हो जाता है। अपारगम्य हो जाता है। ये क्या काम कर रहा है? पारगम्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अपारगम्य हो जाता है, इम्प्रीमिएबल हो जाता है। किसके लिए? एनएडीएच के लिए। और साथ ही एक और बात ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इनर मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पाया जाता है। एंजाइम है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जाम
सॉरी एंजाइम पाया जाता है कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पे। लेकिन ध्यान रखना कि NADH का फुल नेम जो है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा इसका फुल नेम होता है। अभी आप बताओगे मुझे, ठीक है। फिर बात करें, दोनों मेम्ब्रेन के मध्य जो है एक स्पेस पाया जाता है और इसे क्या कहते हैं, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के मध्य स्पेस पाया जाता है। अब समझते हैं इसको, इसको समझते हैं डायग्राम से। देखिए ये तो है इसका बाहरी आवरण, क्या बाहरी आवरण है, बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पाई जाएगी ये मेम्ब्रेन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। देखिए बच्चे सामने नहीं होते ना, तब फिर ऐसे जल्दबाजी जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। अब बच्चे सामने हो तो उनसे पूछ लें, उनसे बातें कर लें, है ना। लेकिन भाई यूट्यूब की अपनी सीमा है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो डालूंगा तो फिर वो मतलब नहीं निकलेगा, आप लोग बोरिंग होगे, दो की स्पीड में देखोगे। इससे अच्छा है कि मैं ही थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दूँ आपको, ताकि टॉपिक भी जल्दी क्लियर हो जाए, साथ में जो है मज़ा भी आ जाए पढ़ने में। अब देखो इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया गया, ये वाला स्पेस, और इसको बोलेंगे पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। साथ में इसमें एक द्विरुज्जुकी DNA पाया जाएगा, उसको बोलेंगे सर्कुलर डी डबल स्टैंडर्ड DNA। क्या बोलेंगे, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है ना भाई, है ना। ध्यान रखना अब कि इसमें एक प्रकार का DNA पाया जाता है, बोलते हैं उसको सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। ध्यान रखो इसमें जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना कौन से प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, सब यूनिट होती है। उसमें एक तो होता है 50S, एक होता है 30S। ये सब बातें मैं आपको राइबोसोम के टाइम में बताऊंगा। एक इसमें जो है इस प्रकार से बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे F1 पार्टिकल या बोलते हैं ऑक्सीसोम। कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं F1 पार्टिकल, और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। साथ में इसमें कुछ अंगुलियां नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पे क्या पाया जाता है, F1 पार्टिकल, बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर और ऑक्सीसोम पाई जाती है। साथ में इसमें अंदर जो है द्रव भरा होता है, और इस द्रव को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे भाइयों, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपको डायग्राम सीधा सिंपल सोबर डायग्राम मैंने बनाया है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट डायग्राम नहीं बनाया है। आपको तो डायग्राम बनाना ही नहीं है, आपको तो ये चीज़ें समझनी है कि इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है। मैट्रिक्स पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, दोनों झिल्लियों के मध्य एक स्पेस या खाली स्थान पाया जाता है जिसे पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। द्विरुज्जुकी DNA यानी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, उसको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस बात का ध्यान रखो। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कुछ और बातें किसके बारे में, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA के कारण ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, है ना। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल इसीलिए इसको बोलते हैं। ऑटोनोमसली क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिका, कोशिकांग बोलते हैं इसको, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं भाई। मेरे तो डॉक्टर जैसी राइटिंग आती है, एक डॉक्टर बनना चाहिए था। कोशिकांग बोलते हैं, है ना। अब ध्यान रखो, फिर और बात ध्यान रखो कि इसमें जो है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, और ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA जो है प्रोकैरियोटिक सेल के समान होता है। किसके समान होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रोकैरियोटिक सेल के समान होता है। ध्यान रखना। और ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी ध्यान रखो। एक तो पाया जाता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, पेन चेंज कर लूँ क्या, पेन चेंज कर लेता हूँ। एक तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में।
साथ में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है उसमें भी बैक्टीरिया हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गई, और क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, बीजीए हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया हो गया, अपने क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डबल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर है ना, वर्ताकार डबल द्विरुज्जकी डीएनए इसको बोलते हैं। और इसमें जो है राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाते हैं, मैंने आपको भी बताया, 70S प्रकार के राइबोसोम है। 2 सब यूनिट होती है, 50S और 30S, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेल के 80% एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो है सभी, उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया में 80% जो है एंजाइम पाए जाएंगे। सभी सेल ऑर्गेनेल्स के 80% एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखो, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, नहीं आ रहा एक बार फिर से रिपीट कराऊंगा, भगना मत, क्लास छोड़ के मत भगा करो, बंक मत मारा करो, इस प्रकार से बंक मारने से कुछ नहीं होता। और आप लोग है ना जो 2-2 मिनट भी नहीं है पूरे वीडियो को नहीं देखते हो, अब आप लोगों की इतनी कैसी आदत है बताओ, इतना फ्री का इतना शानदार मैटर में बता रहा हूँ, कोई बता रहा है इसको ग्रंथ, कोई क्या बता रहा है, भाई इसको एक बार पढ़ लो आप, यहाँ से बार प्रश्न जाए ना तो मेरी गारंटी है, लिख के दे देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और कुछ जानते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स साइकिल एंजाइम, क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम है वो, फिर एटीएस एंजाइम है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम जितने भी है, और यहाँ पे जो है बीटा ऑक्सी, बीटा है ये, है ना, ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, बीटा, बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम जो है, यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल के एंजाइम है ना, साथ में डी एमिनेशन एंजाइम, ट्रांस एमिनेशन एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, और ये सब एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम, एटीएस एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेशन एंजाइम, यूरिया साइकिल एंजाइम, डी एमिनेशन एंजाइम, ट्रांस एमिनेशन एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम जो है, ये सभी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए तो मैंने कहा कि किसी भी सेल ऑर्गेनल से ज़्यादा एंजाइम इसमें पाए जाएंगे, 80% एंजाइम जो इसमें पाए जाएंगे बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स की तुलना में। अब ध्यान रखो, एक और अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, F0, FO बोलते हैं इसको, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम इसको बोलते हैं, और इसके बारे में जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अपने मैंने एक F1 इसको बोलते हैं F0 या F1 पार्टिकल जो है वो बनाने की कोशिश की है। इस प्रकार का कुछ बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो जगह है इस जगह को F0 बोलते हैं, और ये अपने F1 कहलाती है, क्या कहलाती है, F1 कहलाती है। F0 या F1 पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, इसको प्रोटीन कंडक्टिंग चैनल बोलेंगे, और इसकी जो खोज थी वो एफ मोरन ने की थी, इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं दूसरे पेन से ही करूंगा आपके सामने, है ना, मैं पेन ही चेंज कर लेता हूँ। देखो ये जो F1 पार्टिकल है, F0 जो रीजन है, F0 जो रीजन है उसमें प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल बोलते हैं, और इसको ही साथ में क्या बोलते हैं, बेस पार्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस पार्ट भी बोलते हैं। ये बीच में जो गर्दन की गर्दन वाला जो हिस्सा है उसको स्टेक बोलेंगे, और ये हेड वाला पोर्शन होगा उसको सिर या हेड बोलते हैं, स्टेक को वृंत बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं। ध्यान रखो, ये जो इलाका है यहाँ से अपने क्या आएंगे, प्रोटॉन आएंगे, कहाँ से, ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से घुस रही है इसमें, हाइड्रोजन इसमें घुस रही है, और यहाँ पे जो है एडीपी, एडीपी और साथ में जो है एडीपी के अलावा ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फेलाइजेशन एंजाइम की, एटीपी एज एंजाइम की जो है उपस्थिति में जो है वो एटीपी का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। साथ में ये ध्यान रखो, ये जो प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल है, यहाँ पे अगर किसी भी ओलिगोमाइसिन के
ओलिगोमाइसिन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है ना। ओलिगोमाइसिन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। अगर ये इस पे डाल दिया जाए तो एटीपी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल को जो है वो बंद कर देता है। इसके कारण जो है ये अपने F0 टाइप की जो है वो संरचनाएं बंद हो जाती है। उसके बाद एटीपी का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए जो है ये क्या होता है, ओलिगोमाइसिन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। इस बात का ध्यान रखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आगे बात करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है ये क्या होता है, हल्का सारीय होती है, हल्की सारीय प्रकृति की होती है ना। अब ध्यान रखो। अब आगे और बात करते हैं एक प्रक्रिया के बारे में, बायोजिनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजिनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से फ्रेगमेंटेशन की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया, फ्रेगमेंटेशन की विधि जो है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस विधि के द्वारा एक नई माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया से। तो एक प्रक्रिया होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया के कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, नहीं नई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनती है। और अब जो है अंतिम शब्दों में मैं बोल दूं कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसके फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन का क्या है, केंद्र है। एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। कोशिकीय श्वसन का क्या है, केंद्र है। साथ में इसमें क्रेब्स साइकिल, ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बेटा ऑक्सीडेटिव डी एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, डी कार्बोलाइजेशन की जितनी प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तभी तो मैंने बोला कि 80% जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब उसके बाद बात करें विटेलोजेनेसिस की, और या इसको बोल दो यौगिक संश्लेषण में भी क्या करता है, सहायता करता है। वो कार्य वो वाला नहीं पूछेगा तो ये यहाँ पूछ लेगा, है ना। ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे, और वो क्या करता है, योग ग्रेनुलर का क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, योग प्लेट्स का क्या निर्माण हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेटेलोजेनेसिस, योग संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। साथ में एक और बात ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल में भी हेल्प करता है। साथ में एक और बात ध्यान रखो, कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड, और कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड के 3 मैकेनिज्म है। डी एमिनेशन हो गया, ट्रांस एमिनेशन हो गया और डी कार्बोलाइजेशन हो गया। ये तीनों ही मैकेनिज्म में जो है वो हेल्प करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करें, ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एमिनो एसिड से क्या बनना, ग्लूकोज बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। फिर ध्यान रखो, ये प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पायरेशन में भी भाग लेता है। और एक और बात ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स जो है, माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रियल क्लाउड्स की मैं बात करूं तो किसमें पाए जाते हैं, एक तो स्पर्म में पाए जाते हैं, SPRM स्पर्म में। साथ में किसमें पाए जाएंगे, ऊ साइट में पाए जाएंगे, ऊ साइट में पाए जाएंगे। और साथ में किसमें पाए जाएंगे भाई, है ना, मैंने बता दिया इसके बारे में, जेंट अमीबा, जेंट अमीबा में पाए जाएंगे। ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स में, इसमें किसमें, स्पर्म में, ऊ साइट में, जेंट अमीबा या इसको बोलते हैं पीलोमेक्सा में पाए जाते हैं। और इतनी बातें आप लोग ध्यान रख लोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। अब जो है इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले कोशिकांग की। तब तक के लिए राम राम सा, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम सा भाई।